नमस्कार मित्रों, व्यावसायिक संप्रेषण विषय अंतर्गत अपनी 5वीं प्रस्तुति में मैं आपका स्वागत करता हूं। अध्ययन के इस भाग में हम व्यावसायिक संप्रेषण के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन शीर्षक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष श्रवणता अर्थात लिसनिंग का अध्ययन करेंगे। लिसनिंग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इस पर संप्रेषण की सफलता का पूरा दारोमदार निर्भर करता है। हमने अपने वक्तव्य में संप्रेषण की सफलता पर ज़्यादा जोर दिया, तो पहले हम यह समझने का प्रयास करें कि संप्रेषण कब एक संप्रेषण को सफल संप्रेषण कहा जाता है। इसके लिए हमने संप्रेषण पर जो अब तक अध्ययन किया है उसका पुनरावलोकन करें। हमने अपनी प्रथम एवं द्वितीय प्रस्तुति के माध्यम से यह अध्ययन किया था कि एक व्यावसायिक संस्थान में संप्रेषण तंत्र किस तरह स्थापित किए जाते हैं, उनमें संप्रेषण किस तरह होता है, संप्रेषण कब मिसकम्युनिकेशन में बदल जाता है। तीसरी एवं चौथी प्रस्तुति के माध्यम से हमने संप्रेषण की व्यवहारिक क्रियाविधियों का अध्ययन किया, अर्थात एक संप्रेषण तंत्र व्यवसाय में किस तरह स्थापित होता है और उसके माध्यम से किस तरह संप्रेषण की प्रक्रिया को संचालित किया जाता है, यहाँ तक का अध्ययन हमने कर लिया है। विश्वास है कि आपने उन अध्ययनों को अपने अध्ययन के साथ शामिल कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो आप उसे अपने अध्ययन में पूर्व की प्रस्तुतियों को भी अवश्य सम्मिलित कर लें। हाँ, तो अब हम वापस आते हैं संप्रेषण की सफलता पर। तो एक संप्रेषण की सफलता तभी मानी जा सकती है जबकि संप्रेषणकर्ता ने जब संदेश के संप्रेषण हेतु जिन शब्दों का जिन अर्थों में प्रयोग किया हो, श्रोता उन शब्दों को उन्हीं अर्थों में सुनकर एवं समझकर ग्रहण करे, तभी एक संप्रेषण को सफल संप्रेषण माना जा सकता है। अर्थात मौखिक संप्रेषण में यह आवश्यक है कि सुनने वाला वही सुने जो बोलने वाला उसे सुनाना चाहता है। क्योंकि संदेश में श्रवण एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए यदि कोई संदेश ध्यानपूर्वक सुना ही ना गया हो तो यह स्वाभाविक है कि संदेश का वास्तविक अर्थ समझा ही नहीं जा सकेगा और इस अवस्था में संदेश का कम्युनिकेशन न होकर वह एक मिसकम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। श्रवणता में यहाँ तक की चर्चा से यह तो स्पष्ट हो गया है कि संप्रेषण की पूर्णता हेतु श्रवणता की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन यहाँ पर एक चिंताजनक पक्ष यह है कि संप्रेषण के पूर्ण होने में श्रवणता के महत्व को प्रायः लोग इसके महत्व को समझते नहीं हैं या यूं कहें कि इसकी उपेक्षा करते हैं। एक अध्ययन आपके सामने स्क्रीन में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए कि प्रबंधकों एवं प्रशासकों का संप्रेषण में लगने वाले समय का विभाजन दर्शित किया गया है कि प्रबंधक एवं प्रशासक अपने समय का 45% समय सुनने में, 30% समय बोलने में, 16% समय पढ़ने में और 9% समय लिखने में लगाते हैं। अर्थात कुल समय का लगभग आधा 45% का समय सुनने में जाता है और बोलने में उनके द्वारा उससे कम यानी 30% समय ही उपयोग में लाया जाता है। मैं यहाँ आपके समक्ष प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री फिलिप मॉर्गन एंड केंट बेकर की एक स्टडी जो उन्होंने इम्प्रूविंग लिसनिंग बिहेवियर में प्रस्तुत की है भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक सामान्य मस्तिष्क का व्यक्ति 10 मिनट के बातचीत में जिन बातों का श्रवण उसने किया होता है उसकी 50% बात ही वह अगले 48 घंटे तक अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रख पाता है और 48 घंटे बीतने के बाद वह उन बातों को भी धीरे धीरे कर भूल जाता है। तो मित्रों, एक संप्रेषण की पूर्णता के लिए
श्रवणता का अपना विशेष महत्व का स्थान है। हम श्रवणता की महत्ता को समझते हुए प्रभावपूर्ण श्रवणता का अध्ययन इस खंड में कर रहे हैं। इस खंड के अंतर्गत हम श्रवण की प्रक्रिया, प्रभावपूर्ण श्रवणता के प्रकार, प्रभावपूर्ण श्रवणता का महत्व, इसके सिद्धांत, इसके विशेष पक्ष, श्रवणता के लाभ, प्रभावपूर्ण श्रवण के आवश्यक तत्व, अवरोधक तत्व तथा एक श्रवणता को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, हम अपना अध्ययन आरंभ करते हैं श्रवण की प्रक्रिया से। श्रवण या श्रवणता, लिसनिंग अपने आप में एक प्रोसेस है जिनमें 5 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहला अनुभूति, लिसनिंग, यानी किसी बात को यदि सुना जाए तो लिसनिंग के साथ साथ उसमें सेंसिंग करना आवश्यक है, आवश्यक चीज़ों को नोट कर या लिपिबद्ध कर लेना आवश्यक होता है। सुनने के साथ साथ निर्वचन की भी क्रिया साथ ही साथ चलते रहती है, अर्थात बोलने वाला किस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रख रहा है, श्रोता उस परिप्रेक्ष्य को भी समझते हुए बातों का निर्वचन या सूचना संदेश का निर्वचन करता रहता है। तृतीय प्रक्रिया मूल्यांकन की भी उसके साथ साथ चलते रहती है, यानी संदेश का मूल्यांकन भी साथ ही साथ होता रहता है। आवश्यक चीज़ें श्रोता अपने स्मरण में भी करता चलता है और जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वह अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। तो इस प्रकार इन 5 क्रियाओं से मिलकर श्रवण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगले क्रम में हम श्रवण के प्रकार, प्रभावपूर्ण श्रवणता के प्रकार देखें। देखिए, आपके स्क्रीन में प्रकार को दर्शित किया गया है। श्रवणता में प्रमुख रूप से सक्रिय श्रवण, यानी ऐसा श्रवण जिसमें कि पूरी तन्मयता के साथ या पूरी रुचि के साथ जब श्रोता श्रवण का कार्य करे तो उसे हम सक्रिय श्रवण कहते हैं। सक्रिय श्रवण उस परिस्थिति में आवश्यक होता है जबकि किसी संदेश को सुनने के पश्चात उसमें तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक हो। विषय सूची श्रवण ऐसे श्रवण को कहते हैं जहाँ की पूरे कंटेंट ऑफ मैसेज को ध्यानपूर्वक सुना जाए। दृढ़ता के साथ श्रवण, एम्पैथिक लिसनिंग उसे कहते हैं जिसमें संदेश में प्रयुक्त किए गए शब्दों के साथ साथ शारीरिक हाव भाव एवं अन्य परिप्रेक्ष्यों को भी सूचना को समझने के लिए प्रयोग किया जाए, तो ऐसे समय में दृढ़ता के साथ श्रवण उसे कहते हैं। आलोचनात्मक श्रवण, क्रिटिकल लिसनिंग तब होती है जबकि श्रोता किसी संदेश को सुनने के साथ साथ उसके कमजोर पक्षों की आलोचना करना आरंभ कर दे या वह पक्ष जिनसे उसकी सहमति नहीं है उसमें वह आलोचना करना चालू कर दे, तो वह क्रिटिकल लिसनिंग कहलाती है। एकाग्रता लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग उसे कहते हैं जिसमें कि पूर्ण एकाग्र भाव से श्रोता संदेश का श्रवण करता है। चयनात्मक श्रवण हम तब कहते हैं जबकि श्रोता अपनी पसंद की चीज़ों को संदेश में से छांटकर उसे अपने मस्तिष्क में सुरक्षित करता चलता है। अन्य जो अनुपयोगी चीज़ें होती हैं या जिनमें उसकी रुचि नहीं होती उन्हें छोड़ता चलता है, उसको हम चयनात्मक या सिलेक्टिव लिसनिंग कहते हैं। निष्क्रिय श्रवण उस अवस्था को कहते हैं जबकि श्रोता निष्क्रियता के साथ किसी श्रवण प्रक्रिया में शामिल हो, वह उसे उपेक्षा भाव में सुने, तो यह एक निष्क्रिय श्रवण का प्रकार होता है। अगले क्रम में हम प्रभावपूर्ण श्रवण के महत्व को समझें। प्रभावपूर्ण श्रवण की महत्ता यह है कि इसमें श्रोता को भाषा की परिपक्वता उसमें धीरे धीरे आ जाती है, यानी संदेश जो उसे प्राप्त होते हैं यदि वह उन्हें ध्यानपूर्वक सुनता है, उनका विश्लेषण करता है, तो भाषा के जो सौंदर्य का प्रयोग संदेशों के संवहन में किया जाता है उसकी परिपक्वता क्रमशः उसमें आने लगती है। व्यापार से संबंधित सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं, ये व्यापार के लिए भी अति महत्वपूर्ण है और यह तो व्यापार की हमने पूर्व के अध्ययनों से भी यह स्थापित किया है कि यह व्यापार के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक अंग है। विभिन्न क्षेत्रों की सूचना प्राप्ति के लिए भी यह साधन बनता है, तो श्रवणता एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। अगले क्रम में हम प्रभावपूर्ण श्रवण के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। प्रभावपूर्ण श्रवण के लिए सबसे प्रारंभिक सिद्धांत है शिष्टता।
अर्थात जो संप्रेषण करता है उसे उचित सम्मान श्रवण के समय दिया जाना चाहिए। अगला, समझने के लिए संप्रेषक की ओर ध्यान से देखना चाहिए, संप्रेषक के संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अगर कोई ऐसे तत्व आसपास हैं जो कि संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं तो उनकी उपेक्षा करना चाहिए। संप्रेषक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। संप्रेषक जिस क्रम में संदेश दे रहा है उसके क्रम को समझना चाहिए और संप्रेषक जब अपने संप्रेषण के कार्य को पूर्ण कर ले उसके पश्चात ही उसके संदेश का मूल्यांकन या विश्लेषण का कार्य करना चाहिए। अर्थात एक प्रभावपूर्ण श्रवण के लिए आवश्यक है कि एक उचित वातावरण और प्रशंसात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह का दिमाग में नहीं होना चाहिए, यानी यह नहीं सोचना चाहिए कि संप्रेषणकर्ता किन लाभ के लिए या कोई लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सूचना का संवहन कर रहा है। मूल्यांकन किए जाते समय हमेशा निष्पक्षता का भाव होना चाहिए और जहां आवश्यकता हो वहां प्रतिक्रिया भी अवश्य देनी चाहिए। तो प्रभावपूर्ण श्रवण के इन सिद्धांतों के साथ ही प्रभावपूर्ण श्रवण के कुछ विशेष पक्ष भी होते हैं जो कि श्रवणता को पूर्णता प्रदान करते हैं। तो सम स्पेशल फीचर्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग आपके स्क्रीन में है। सूचना का संप्रेषण किए जाते समय श्रोता के लिए आवश्यक है कि वह संप्रेषक के साथ नजर मिलाकर संप्रेषण को स्वीकार करने का कार्य करे। पूरी सावधानी के साथ वह सूचना का श्रवण करे ताकि कही जाने वाली सभी बातें वह ध्यानपूर्वक सुने और उन बातों का विधिवत वह विश्लेषण कर पाए। बातों को ध्यान रखना उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। श्रोता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह स्मरण, उसकी शक्ति अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी स्मरण शक्ति कमजोर है तो उसमें लिखने की आदत अधिक होनी चाहिए। किसी सूचना को प्राप्त करते समय तर्क वितर्क के भाव मन के अंदर से पैदा ना हो, यह नियंत्रण करना चाहिए। वरना कभी कभी यह होता है कि कोई जानकारी हम सुनते हैं और हमारे मस्तिष्क से उसके विपक्ष में कुछ तर्क आने लगते हैं तो आगे के जो संप्रेषण का हिस्सा है वह शून्य होने लगता है। निष्पक्ष रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी पक्ष की तरफ होकर, यानी फेवर में जाकर, किसी के फेवर में जाकर अगर यदि हम श्रवणता करने का प्रयास करेंगे तो श्रवणता प्रभावित होगी। पूर्ण श्रवणता हो जाने के पश्चात ही मूल्यांकन के कार्य को करना चाहिए। सत्यता की जांच से आशय यह है कि अगर संप्रेषणकर्ता ने अपनी प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सहायक बातें कही हों तो उन सहायक बातों की सत्यता की भी जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। संप्रेषण की प्रक्रिया में नए विचार भी आते हैं, उन नए विचारों का स्वागत करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उचित प्रतिक्रिया देनी चाहिए और यदि किसी स्पष्टीकरण को लिया जाना संप्रेषण के दौरान आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण में उचित अवसर देखकर उसका स्पष्टीकरण भी मांग लेना चाहिए। तो प्रभावपूर्ण श्रवण तब होगा जबकि इन पक्षों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। यदि संगठन में जो कार्मिक हैं उनमें प्रभावपूर्ण श्रवण के गुण हैं तो कुछ लाभ व्यवसाय को प्राप्त होने लगता है। हालांकि यहाँ एक बात और स्पष्ट होनी आवश्यक है कि अगर प्रभावपूर्ण श्रवण की कला में कोई संगठन के जो कार्मिक हैं उनमें कोई कमी है तो इसे प्रशिक्षण के द्वारा सुधारा भी जा सकता है। तो श्रवण का लाभ संगठन को यह मिलता है कि कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, यानी लोगों के काम करने की क्षमता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है। जब संदेश आते हैं तो इससे अवेयरनेस, यानी फ्यूचर क्या क्या, भविष्य में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित होने वाली हैं, इनके बारे में जानकारी लेने की इच्छा बनने लगती है। जो हेल्पफुल एटीट्यूड डेवलप होता है, अर्थात लोग परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया रखते हैं और सहकार के माध्यम से वे कार्यों का निष्पादन करते हैं। प्रेरणात्मक संदेश भी प्राप्त होते हैं, तो प्रेरणात्मक संदेशों के माध्यम से एक अच्छा वातावरण बनता है और इस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से कार्यक्षमता, पूरे उद्योग की, पूरे व्यवसायिक संस्थान की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। एक व्यवसाय के लिए
अगर भविष्य की नीतियों का निर्धारण करना हो तो उसके लिए भी प्रभावपूर्ण श्रवणता का गुण व्यवसाय के संगठन में विद्यमान होना आवश्यक है। अगले क्रम में हम प्रभावपूर्ण श्रवण को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, इनका हमने अध्ययन किया है। स्क्रीन में देखिए, हमने जो संदेश संप्रेषित होते हैं, इन्हें संदेश की निर्माण किए जाने वाले स्वभाव के आधार पर 3 समूहों में बांटा है। पहला संप्रेषण ऐसा जहां मौखिक आधार पर संप्रेषण किया जाता है, दूसरा लिखित आधार पर, और तीसरा वीडियो कम्युनिकेशन या वीडियो लिसनिंग। पहले क्रम में जब मौखिक संप्रेषण होता है तो मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया में हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संप्रेषण के समय में किसी अन्य वार्तालाप में व्यस्त न हो। संप्रेषक को पूरी फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वह अपनी बात को अच्छे से रख सके। संप्रेषण के समय में श्रोता को संप्रेषणकर्ता को यह एहसास कराना चाहिए कि उसकी रुचि श्रवण में है, तो इससे संप्रेषक का उत्साह बढ़ता है और वह अपनी बातें अच्छे से रख पाता है। हमेशा श्रोता को अपने आप को संप्रेषक की स्थिति में रखकर सोचना चाहिए कि अगर वह संप्रेषण करेगा तो उसका क्या वो कैसे व्यवहार की अपेक्षा करेगा, उसी के अनुरूप उसे व्यवहार करना चाहिए। श्रवण की पूरी प्रक्रिया के दरमियान उसे पूरा संयम रखना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार के क्रोध या खुशी के मनोभाव से बचना चाहिए। यदि श्रवणता के मार्ग में कुछ अवरोधक बाधाएं आ रही हैं तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए और संप्रेषण को पूर्ण करने में उच्च कोटि की श्रवणता के साथ सहयोग करना चाहिए। तो मौखिक श्रवणता के संबंध में इन बातों का ध्यान यदि रखा जाए तो प्रभावपूर्ण श्रवण निष्पादित होने का व्यापार में लक्षण प्राप्त होता है। लिखित श्रवण से आशय यह है कि संप्रेषण जिस समय किया जाता रहता है तो महत्वपूर्ण बातों को श्रोता लिखता चलता है। लिखने के साथ साथ यह एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि जब संदेश का संप्रेषण पूर्ण हो जाता है तो श्रोता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी लिखी गई बातों की अन्य जो वहाँ उपस्थित लोग हों उनके साथ चर्चा कर पुष्टि कर ले कि उसने उन संदेशों को उसी स्वरूप में समझा है या नहीं जिस स्वरूप में संप्रेषणकर्ता ने संप्रेषण किया था। बहुधा यह देखा गया है कि संप्रेषण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात लोग ऐसे पक्षों की आलोचना में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे लाइक संप्रेषणकर्ता के कपड़े, उनके बाल, उनकी भाव भंगिमा, उनकी प्रस्तुति के तरीके। यहाँ पर समय नष्ट न कर संप्रेषणकर्ता के द्वारा कही गई बातों को विश्लेषण कर उसका अर्थ निकालने की दिशा में ही प्रयास करना चाहिए, तभी एक प्रभावपूर्ण श्रवण का कार्य पूर्ण होगा माना जा सकता है। वीडियो श्रवण आजकल नवीन और आधुनिक तकनीक है। जैसे वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी देश वायरस संक्रमण से पीड़ित हैं, हमारा देश भारत भी इससे पीड़ित है। तो हम यह लगातार देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संप्रेषण स्थापित करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो यदि श्रोता वीडियो संदेश प्राप्त कर रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री जी से संप्रेषण करते हैं तो श्रोता के रूप में मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है कि वे प्रत्येक बातों को ध्यानपूर्वक सुने तथा ऐसे संप्रेषण के समय में जिन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है उन तकनीकों में सशक्त जो संसाधन है उन संसाधनों का प्रबंधन भी होना चाहिए। तो मित्रों, प्रभावपूर्ण श्रवण के लिए मौखिक, लिखित तथा वीडियो इनके श्रवण में इन बातों का ध्यान रखते हुए हम श्रवण को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। एक प्रभावी श्रवणता की मार्ग में जो प्रमुख बाधाएं आती हैं उन प्रमुख बाधाओं को भी हमें जानना आवश्यक है। देखिए, आपके समक्ष स्क्रीन में दर्शित किया गया है। शारीरिक समस्या से आशय यह है कि प्रभावपूर्ण श्रवण के मार्ग में कभी कभी सुनने की समस्या किसी व्यक्ति को होती है। यह एक शारीरिक अवरोध है जिसे उचित चिकित्सा के द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। द्रुत विचार से आशय यह है कि इसके संबंध में
एक अध्ययन आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि सामान्य रूप से यह देखा गया है कि व्यक्ति की बोलने की क्षमता 125 से 150 शब्द प्रति मिनट होती है, जबकि ग्रहण करने की क्षमता 450 से 600 शब्द की होती है। अर्थात बोलने की तुलना में ग्रहण करने की क्षमता 3 गुना होती है। और यह रेशियो यदि बना रहता है तब तो संप्रेषण का श्रवण निर्धारित तौर पर होता रहता है। लेकिन यदि संप्रेषणकर्ता इससे और स्लो बोलने लगे, यानी 150 शब्द से कम बोले, तो ऐसी स्थिति में यह स्लो कम्युनिकेशन भी श्रवणता के मार्ग में बाधा बनता है। वर्तमान समय में हम ओवरलोडिंग ऑफ मैसेज के युग में हैं। इतने संदेश हमारे पास आते रहते हैं कि वह एक सामान्य मस्तिष्क के व्यक्ति के लिए प्रत्येक विषय में कुछ पूर्वाग्रह बनाते रहते हैं। तो इस अतिभार की वजह से भी लिसनिंग या प्रॉपर कम्युनिकेशन के मार्ग में बाधा आती है। श्रोता का अहंकार भी कभी कभी उसे श्रवण से अवरोधित करता है। उसकी फीलिंग्स, किसी विषय विशेष से प्रसन्न होना, दुखी होना, ऐसी फीलिंग्स भी उसे श्रवणता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। सांस्कृतिक विविधताएं, अलग अलग संस्कृति से संबंध रखने वाले, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग, भाषागत उच्चारण में भिन्नता की वजह से भी यह श्रवणता की मार्ग में बाधा आती है। प्रशिक्षण में कमी अर्थात प्रॉपर ट्रेनिंग न होने की वजह से भी कर्मचारियों में श्रवणता के गुण में कमी होती है। तो इसे ट्रेनिंग देकर इम्प्रूव किया जा सकता है। एक गलत धारणा होती है कि संप्रेषणकर्ता की यह जिम्मेदारी है कि वह ऑडियंस को सुनने के लायक तैयार करे, जबकि ऐसा नहीं है। श्रोता की जिम्मेदारी है कि वह संप्रेषणकर्ता की बातों को सुनने के लिए तैयार हो और उनके द्वारा कही गई बातों को, संदेश को सअर्थ सुनने का कार्य करे। और हम अपनी प्रस्तुति के अब अंतिम चरण में एक प्रभावी श्रवण के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इन्हें भी हमने आपके समक्ष रखा है, स्क्रीन में दर्शित कराया है। श्रवणता के समय शांति होनी आवश्यक है, यानी जिस समय आप कोई बात सुन रहे हो उस समय अन्य किसी के साथ बोलचाल न करें। संप्रेषक को पूरी स्वतंत्रता दें ताकि वह जिस बात को कहना चाहता है उस बात को वह भली भांति संप्रेषित कर सके। बार बार उसे अवरोधित करने या किसी प्रकार के बंधन में बांधने से वह अपनी बात संप्रेषित नहीं कर पाएगा और वो श्रवण में भी एक उच्च कोटि के श्रवण के मार्ग में बाधा बनेगी। श्रवण करने की इच्छा और एकाग्रता लाएं, अर्थात किसी बात को सुनने के पहले अंदरूनी मानसिक तौर पर यह इच्छा बननी चाहिए कि कोई संदेश का श्रवण अब होने वाला है। श्रवण के समय जो अवरोधक तत्व होते हैं, जैसे मान लिया जाए अल्प श्रवणता की स्थिति है या कोई शोर है या अन्य किसी प्रकार की जो भौतिक बाधाएं हैं, इनकी उपेक्षा कर संदेश का श्रवण करना चाहिए। श्रवण के समय पूर्ण संयम बरतना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आप के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। हमेशा स्वयं को संप्रेषक की स्थिति में रखकर सोचना चाहिए कि यदि हम स्वयं संप्रेषण करेंगे तो श्रोता का व्यवहार कैसा हो यह अपेक्षा करेंगे, उसी के अनुरूप अपना व्यवहार तय करना चाहिए। संप्रेषक को सुनना चाहिए, ये नहीं कि उसे हम अपने फैसले बताने लगें या अपने विचार प्रकट करें। हमेशा संप्रेषक क्या कहना चाहता है यह पहले हमें शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। और श्रवणता के उपरांत यदि किसी समस्या का समाधान न हो पाया हो या कोई विशेष पक्ष स्पष्ट न हो, तो ऐसी स्थिति में जब प्रस्तुति पूर्ण हो जाए तो संप्रेषक से उसके संबंध में प्रश्न भी किए जा सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक के अध्ययन में हमने एक प्रभावी श्रवणता किस प्रकार हो सकती है इसका अध्ययन किया और हम पुनः जो मूल संप्रेषण के सिद्धांत को आपके समक्ष उसे दोहराते हैं कि एक संप्रेषण तभी प्रभावी संप्रेषण कहलाएगा जबकि वह जिन शब्दों में जिन अर्थों के साथ संप्रेषित किया जा रहा है उन्हीं शब्दों को उन्हीं अर्थों में श्रोता श्रवण करे, तभी यह एक पूर्ण श्रवण बनता है। और इसके लिए एक उच्च कोटि की श्रवणता का गुण भी श्रोता में होना आवश्यक है। तो मित्रों, अब इस अध्ययन को हम यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं और पूर्णता प्रदान करने के लिए एक संदेश के साथ वायर फॉर वायरस, कैच इट, बिन इट एंड किल इट। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू वेरी मच।